की बोर्ड की तैयारी के अगली सीरीज के अंदर हम लेकर आ गए हैं यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर आप सबके लिए, जिसकी आप डिमांड कर रहे थे और वो करने वाले हैं आज हम सॉल्व। तो शुरू हो जाते हैं भाई बोर्ड की मेरिट में आने की तैयारी की तरफ। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का यूपी बोर्ड बायोलॉजी का 2023 यानी कि 23 का बोर्ड पेपर यानी कि मॉडल पेपर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है भाई, जो पेपर है वो 70 नंबर का है और जो है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इस तरह से आपको लिखे होंगे, क्या क्वेश्चन करने हैं क्या नहीं करने उसको पढ़ लें। सब बोर्ड का अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होता है जो अलग अलग हिसाब से होता है। चलिए सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। तो पहला ये हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे फटाफट इजी है बहुत ही क्वेश्चन। तो भाई नर जनन का कौन प्रतिनिधित्व करता है, तो नर जनन अंग बोला है। देखो यहाँ पराग कण मत कर देना, अंग की बात बोल रही है। नर युग्मक पूछता तो हम पराग कण करते, लेकिन हमसे बोला है अंग और अंग हमारा है पुमंग। तो ए फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मनुष्य में संतान लिंग निर्धारण होता है, किस वजह से होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से। माप का तो कोई लेना देना नहीं, माप मतलब साइज, साइज से कोई लेना देना नहीं है। शुक्राणु के माप से कोई लेना देना नहीं है। पिता के लिंग गुणसूत्र से, फोर्थ वाला सही है। अगर पिता से वाय आएगा तभी लड़का होगा, नहीं तो लड़की, ठीक है, क्योंकि माँ तो दोनों ही लेकर बैठी हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में और किसी में भी नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग सब जगहों पे है, कृषि में है, चिकित्सा में है ना, और बाकी मेडिकल साइंस के अंदर, सर्जरी के अंदर, सभी में है भाई। तो इन दोनों में इसका यूज किया जाता है। लाइकेन जो कि पारिस्थितिकी के अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी साचर्य है। इनडायरेक्ट वे में ये पूछ रहा है लाइकेन किससे बने होते हैं, किसमें सिम्बायोसिस होता है। बिल्कुल 12th नहीं भी पढ़ी हो तो भी पता है कि ये जो है शैवाल और कवकों से मिलकर बने होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सहजीवन होता है इनमें, सिम्बायोसिस होता है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं जो हमारे 1 मार्क्स वाले, ये भी बहुत इजी है। क्लाइनफेल्टर और टनल सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या बतानी है, कुछ नहीं पूछा। क्लाइनफेल्टर क्या होता है भाई? क्लाइनफेल्टर में तो होते हैं 47 हो जाते हैं क्लाइनफेल्टर के अंदर। मैंने आपको ऐसे याद किया था, फेल्टर का मतलब एफ आ रहा है, एफ आता है, इसका मतलब फीमेल, मतलब मेल में फीमेल के लक्षण आ जाते हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे दे देती हूँ ताकि हो सकता है ये भी पूछ ले। इसमें क्या होता है, एक एक्स ज्यादा हो जाता है, तो एक एक्स ज्यादा हो जाता है तो फीमेल के लक्षण आ जाते हैं। देखो फेल्टर से एफ याद कर लेना, एक्स बढ़ जाता है इसके अंदर। जबकि टनल सिंड्रोम में क्या होता है, एक जो फीमेल होती है उसके अंदर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो टनल सिंड्रोम में कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं। बिल्कुल संख्या लिखनी थी, ज्यादा से ज्यादा आप ये लिखेंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। देखो मॉडल पेपर के साथ साथ मैं आपको इंप्रेशन कैसे अच्छा करना है ये भी बता रही हूँ। ये लिख दोगे, एक सेकेंड लगेगा, लेकिन टीचर को पता रहेगा कि भाई इसने पढ़ा है, ठीक है। नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है? भाई शुक्राणु कैसे बनते हैं नरजन्म सेल से? तो आपको पता है अर्धसूत्री, जब भी कोई युग्मक बनेगा तो वो अर्धसूत्री विभाजन से ही बनता है। तो अर्धसूत्री विभाजन आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करो, पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? पराग कण मात्र कोशिका, देखो फिर से कंफ्यूज मत होना, ये चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, इसके एमसीक्यूज करवाए हैं तब स्पेशली बोला है पराग कण मात्र कोशिका यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात कर रहा है, और वो होती है 2n। हैप्लॉइड मत लिख देना, ठीक है, द्विगुणित होती है, शब्द बदल दिया गया है बस। लघु बीजाणु मात्र कोशिका की जगह ये हमने ऑब्जेक्टिव में किया है इस चैप्टर के, इससे पहले ऑब्जेक्टिव का एक चैप्टर 3 के जो ऑब्जेक्टिव हमने किए, देखो वही क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से कर लोगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। घ है, उस एंजाइम का नाम लिखो जिसमें डीएनए अणु को खंडों में तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सीधा सिंपल, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, दूसरा नाम क्या है इसका? आणविक कैंची। ये स्पेशल मैं आपको बता रही हूँ याद रखने के लिए, आणविक कैंची भी कहते हैं। और वैसे इसका नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रतिबंधी
प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं हिंदी में, सारे नाम लिख दिए मैंने। ये दो प्रकार के होते हैं प्रतिबंध, एक तो एंडोन्यूक्लियस और एक एक्सोन्यूक्लियस। इसके बारे में नीचे लंबा क्वेश्चन भी है भाई। उस एंजाइम का नाम ये हो गया। नेक्स्ट की बात अगर हम करें, ग वाला था ये, ड कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? घुमा दिया, गूगली है ये। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन वायुमंडल से लेता है? पौधे लेते हैं। और पौधों को क्या कहा जाता है? पौधे या तो उत्पाद कह दो इनको, प्रोडक्शन करते हैं ये, है ना, जो खाद्य श्रृंखला की सीरीज है उनमें इनको उत्पादक कहा जाता है। तो उत्पादक कह दो या तो, या फिर क्या कह सकते हो इनको? स्वपोषी कह दो। वैसे उत्पादक कहना ज्यादा अच्छा वर्ड है, आप तो दोनों लिख देना, टीचर को जो अच्छा लगे ले ले। नेक्स्ट है लघु वाले, यानी कि ये रहेंगे आपके 2 नंबर। तो 2 नंबर के हिसाब से आंसर लिखना है। पहला ही क्वेश्चन सुपर्ब, इससे पहले हमने जिसका 1 शॉट किया है चैप्टर नंबर 5, उसी से क्वेश्चन आया है भाई। पक्षियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी कि मोर और मोरनी जब आपस में लड़ेंगे तो भाई क्या होगा, है ना, ऐसे याद करवाया था, बस वही करना है। पक्षियों में क्या होता है भाई? पक्षियों में मादा विषम युग्म की होती है। लिंग निर्धारण वाला टॉपिक है जो हमारा चैप्टर नंबर 5 के अंदर, चैप्टर नंबर 5 से आया है ये क्वेश्चन, लिंग निर्धारण वाला। क्या होती है इसमें? यहाँ पे मैं लिख देती हूं, अगर नर है जो नर पक्षी, मैंने मोर मोरनी के फोटो भी चिपकाए थे, और मादा, इसमें मादा क्या होती है? विषम युग्मजी होती है, ZW वाला पाया जाता है इसके अंदर। और इसमें क्या होता है? ZZ। ये आपको पहले तो पूरा लिखना है कि पक्षियों में नर जो होते हैं वो समयुग्मकी होते हैं, जो ZZ से प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि मादा विषम युग्मकी होती है, ZW से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, मादा विषम युग्मकी होती है। फिर आपको ये चीज बनानी है, इन दोनों का भाई क्रॉस बता देना है, ठीक है, और वो चार्ट बना देना है आपको ऐसा वाला। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ZW मादा, इधर ZZ, क्या बनेगा? इधर ZZ, इधर ZW, इधर ZZ, ZW। जो ZW होगी वो कौन होगी? मादा होगी, और जो ZZ होगा वो क्या होगा? नर होगा। तो यहाँ पे मादा विषम युग्म की होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बस लिखना है और इस चार्ट को बना के प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है ख वाला, वॉटसन क्रिक। अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, उसमें बोला था वॉटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ। क्या कोई हार्ड क्वेश्चन है? बिल्कुल भी नहीं। डीएनए का मॉडल बनाना है भाई आपको, 2 नंबर मिल रहे हैं फ्री फोकट के। बस अब मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगी, बस आपको बता रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ जो आपको बनाना है भाई। ऐसे कुछ इधर से इसको लेके आना है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन जरूर आपको यहाँ पे लिखनी है, जितनी भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको नाइट्रोजनिक क्षार बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। बीच में आप AT, GC के पास ट्रिपल बॉन्ड, ये सारा आप करेंगे, बोलेंगे कि भाई व्यास 20 एंगस्ट्रम में। सारी इंफॉर्मेशन डायग्राम के अंदर आ जानी चाहिए। एक हेलिकल का जो है वो 3.4 का है, 2 नाइट्रोजनिक बेस के बीच में जगह 0.34 नैनोमीटर है, NM, ठीक है। और क्या यहाँ पे एरो लगा देना, ये इसका क्या है? प्रति समांतर स्ट्रैंड है, ठीक है। ये नाइट्रोजनिक क्षार हो जाएगा, यहाँ पे एक को एरो लगा के दिख देना, नाइट्रोजनिक बेस है ये, इनके बीच में क्या है भाई? ये हाइड्रोजन बंद है, ठीक है, ये बता देना। और से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इसके किसी टुकड़े पर आप वो पेंटोज वाला भी लिख सकते हो भाई, एक ऐसा बना देना PP करके, है ना। तो थोड़ा सा टीचर को भी इंप्रेशन मिल जाएगा किसी एक पोर्शन पे, पूरे पे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अच्छा सुंदर डायग्राम बनाना, कलर्ड डायग्राम बनाना, ठीक है, ये कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे, प्रतिरक्षा क्या है? कोई इसके अंदर सवाल, प्रतिरक्षा क्या है भाई? क्या लिख सकते हो प्रतिरक्षा के बारे में? हमारे शरीर में पाया जाने वाली ऐसी प्रणाली जो हमें बाहरी रोगाणु, जीवाणुओं और बाहरी हानिकारक चीजों से बचाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। बस इतनी सी परिभाषा लिखनी है,
ठीक है, उदाहरण करके आप लिख सकते हो। देखो उदाहरण, बायो के अंदर उदाहरण कभी मत छोड़ा करो। आपसे पूछे ना पूछे, अपना एक्स्ट्रा 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, खाली डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। आप लिखोगे हमारे मनुष्य प्राणियों में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है, कौन कौन सी? एक तो जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात में थोड़ा बहुत लिख देना, देखो हमने तो बहुत सारा लिखा है लेकिन 2 नंबर का ही है, एक लाइन लिख देना कि हमारी त्वचा प्रतिरक्षी है, आमाशय में पाया जाने वाला HCl प्रतिरक्षी है, जन्मजात वाले के अंदर की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्किन हमारी प्रतिरक्षी है, नाक के अंदर जो छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, श्लेष्मा पाए जाते हैं, वो भी प्रतिरक्षा के रूप में काम करती है। अर्जित वाले में हमें लिखनी है कि अर्जित वाले में हम जो वैक्सीनेशन, टीके वगैरह जो लगाते हैं वो अर्जित वाले में आ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको शॉर्ट करना है 2 नंबर के अंदर, है ना, क्योंकि जन्मजात वाले में ही हमने बहुत सारा लंबा लिखा है, लेकिन उसको छोटा छोटा एक लाइन में कन्वर्ट कर देना 2 नंबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, 1-2 डायग्राम बना देना भाई, जो जो आपको पॉसिबल है। स्किन का ऐसे डायग्राम बना देना, आमाशय का एक डायग्राम बना देना, क्योंकि उसमें HCl सीक्रेट होता है। डायग्राम की मदद लिया करो इंप्रेशन के लिए। नेक्स्ट है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उगा रहता है। ये तो NCERT का ही क्वेश्चन है, सेम NCERT का जो क्वेश्चन है वही लिया हुआ है। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग जाता है, और आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो आर्किड का पौधा आम के पेड़ पर उग जाता है, तो आर्किड क्या होता है? इसमें आर्किड जो है वो अधिपादप की तरह काम करता है, एपीफाइट की तरह काम करता है। वह आम के पेड़ पर लिपट कर उससे सहारा लेता है, किंतु यह आम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इस प्रकार की जीवन संबंध जिसमें एक पादप या 2 जीव साथ साथ रहते हैं, परंतु एक जीव को फायदा जबकि दूसरे जीव को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है या अप्रभावित रहता है, तो उसे हम ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? सहभोजिता। तो ये सहभोजिता का उदाहरण है भाई, कॉम्युनिज्म जिसको हम कहते हैं उसका उदाहरण है। और क्यों पूछा है, तो ये क्यों या कैसे मैंने अभी स्पष्ट कर दिया। ये कौन सा प्रभाव है? ये +0 वाला प्रभाव है। इसमें आर्किड को तो फायदा हो रहा है, सहारा मिल रहा है, लेकिन मैंगो को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं सहभोजिता। आंसर मैंने लिख दिया, और NCERT का है क्वेश्चन, तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, बोल दिया मैंने आंसर। नेक्स्ट है, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखित दर्शाइए। ये शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, इधर आ जाओ। ड वाला है ये, देखो कुछ नहीं है, 2 नंबर में पूछा क्या है, 2 नंबर की लाज भी नहीं रखी। ये डायग्राम आपको बताया है मैंने। यहां पे क्या है भाई? 3 तरह के, एक मैंने आपको बताया था, ऐसे जीव जो निरंतर अपने शरीर की क्रियाओं को वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं, ऐसा एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं समरूपण। NCERT में बना हुआ है भैया डायग्राम, ठीक है। कॉनिफेरेंस जिसको हम बोलते हैं। एक होते हैं नियमनकारी, जो कैसी भी परिस्थिति हो नियमनकारी होते हैं, अपने शरीर का ताप और शरीर एक समान रखते हैं, ये तो नियमनकारी है, ठीक है। और तीसरे होते हैं पार्शियली रेगुलेटर्स, इसको ग्रीन से बना देती हूँ। ये कुछ समय तक तो सहन कर लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये क्या हो जाते हैं? नियमनकारी हो जाते हैं। इनको बोलते हैं आंशिक नियमन। ये वाला डायग्राम बना हुआ है जैविक अनुक्रिया का, ग्राफ बना हुआ है एक NCERT के अंदर, शायद चैप्टर नंबर इकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर ही है, 13 है चैप्टर नंबर, उसके अंदर ये बना हुआ है। ये बनाना है बस, और कुछ नहीं करना 2 नंबर में। नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट है हमारा लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर बताने हैं, बस 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 अंतर बताने हैं। क्या है? आ जाओ। सबसे पहला बहुत सिंपल, अगर आपको डायग्राम भी याद है तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और बाकी तो बहुत है, 3 तो बहुत कम है, ठीक है। पहला, यहाँ पे मैं लघु बीजाणु लिख देती हूँ, यहाँ पे गुरु बीजाणु लिख देती हूँ। पहला अंतर क्या है?
देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, हिंदी में का, की, को, ये सब आप लगा लेना। मैं क्या लिख रही हूं, इसकी जो बाहरी भित्ति होती है, इसकी भित्ति किसकी बनी होती है आपको पता है, इसकी भित्ति जो है वो अंतस्त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, अंतस्थीशियम, अभी डायग्राम वाले चैप्टर, डायग्राम वाले देखो मैंने इंपॉर्टेंट जो बताए थे उसके काफी चीज आ रही है। अंतस्थीशियम मध्य स्तर व टेपिटम से बनी होती है, टेपिटम से बनी, अब बनी आप लिख देना। इसमें क्या होता है भाई, यह अध्यावरण से घिरी होती है, इसमें तो कोई और मेम्ब्रेन होते ही नहीं है। गुरु बीजाणु मतलब बीजांड की बात कर रहा है ये, बीजांड में तो सिर्फ बाहर अध्यावरण होता है, इसमें यह अध्यावरण से घिरी होती है, अध्यावरण से घिरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो मेन है भाई, ये क्या होगी, लघु बीजाणुधानी से क्या उत्पन्न होता है, लघु बीजाणुधानी किसमें उपस्थित होती है, पहले ये लिख देते हैं, पराग कोश में होती है। ये पराग कोश में 4 कोनों पर होती है। अब देखो यहां पे भी एक तरीका है, यहां पे भी क्या है, एक तरीका है। हमारे पास मान लो 6 अंतर है लेकिन हमें लिखने 3 ही है, तो देखो मैंने यहाँ 2 अंतर एक साथ डबल जानकारी दे दी एग्जामिनर को। अब मैं इसी को 2 पॉइंट भी बना सकती थी, एक बार मैं लिखती लघु बीजाणुधानी पराग कोश में उपस्थित रहती है, दूसरी बार लिखती लघु बीजाणुधानी पराग कोश के 4 कोनों पर स्थित होती है। लेकिन मुझे कम पॉइंट के अंदर, क्योंकि मुझसे पूछे 3 है, मैं 6 नहीं लिख सकती, तो भाई कम पॉइंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर मेरे को देनी है तो मैंने इसी में एक दूसरा शामिल कर दिया। तो 2 चीजें आ गई, पराग कोश में और 4 कोनों पर स्थित होती है। ये कहाँ होती है, यह अंडाशय के अंदर, अंडाशय में उपस्थित होती है। अब एक्चुअली हम यहाँ पे संख्या इसलिए नहीं लिख सकते, एक अंडाशय में एक भी हो सकती है, कई बार एक से ज्यादा बीजाणु भी होते हैं, तो अंडाशय में उपस्थित होती है। तीसरा, लघु बीजाणु उत्पन्न करते हैं, ये तो लघु बीजाणु का निर्माण करता है ये लघु बीजाणुधानी, और ये किसका निर्माण करती है, गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, गुरु बीजाणु का निर्माण। लिख सकते हो। और भी अंतर है, अब मैं ये एक्स्ट्रा में लिख रही हूं, 1-2 एक्स्ट्रा। इससे क्या बनेगा, इससे पराग कण बनेगा, इससे क्या बनेगा, इससे हमारा कौन बनेगा भाई, भ्रूण कोश बनेगा, मादा युग्मकोद्भिद बनेगा, भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। पराग कण से 2 नर युग्मक बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे पराग कण से, जबकि यहाँ पे ये किस में बदल जाएगा, ये किस में बदलेगा, ये अंड में बदलेगा, वह आगे जाके क्या बनाएगा भाई, ये भ्रूण कोश भी बनाएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। और भी लिख सकते हो जितने आपके समझ में आए, डायग्राम बना सकते हो अंतर के अंदर, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। लेकिन देखो 3 नंबर का सवाल है, बना सकते हो डायग्राम इंप्रेशन के लिए। 3 नंबर का सवाल है भाई, 3 अंतर में 3 नंबर। चलो टाइम देख लेना। हमारे समाज में एक कच्चा पक्का सही बना लेना भले, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, और बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। देखो सवाल बिल्कुल सिंपल, एक तरह से मैं बोल रही हूँ आधे काम में 3 नंबर दे रहा है, तो आपको पता है हमें ये पूरी जानकारी यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण जो है वो पुरुष यानी कि नर और मादा के लिंग गुणसूत्रों से होता है। लिंग गुणसूत्र में नर के पास X और Y, नर विषम युग्मजीव होता है, XY होते हैं, जबकि मादा के पास, ये जो सब मैं बोल रही हूँ ये लिखना है, मादा के पास समयुग्मजीव होती है, उसके पास दोनों गुणसूत्र XX होते हैं। जब नर और मादा में निषेचन की प्रक्रिया होती है तो नर से Y गुणसूत्र तथा मादा से X गुणसूत्र मिलने पर लड़के, तथा नर से X और मादा से भी X मिलने पर लड़की पैदा होती है। अतः इस प्रक्रम से लड़के का उत्पन्न होना पूर्णतः नर के लिंग गुणसूत्र पर जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसीलिए
लड़का उत्पन्न होना नर के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है, इसीलिए हमारे समाज में लड़कियों को दोष देना गलत है या महिलाओं को दोष देना गलत है। फिर आप वो चार्ट भी बना सकते हो यहाँ पे मेंडल वाला, है ना, जो हम लिंग निर्धारण में बनाते हैं ना, इधर एक्स एक्स इधर है वाई वाई, वो टेबल जैसे कि हमने पक्षियों में बनाई, ऐसी आप मनुष्य की बना दो, इधर एक्स वाई कर दो, इधर एक्स एक्स कर दो। तो ये आप 3 नंबर में इतना काम करें, पहले तो ये लिख दें, फिर वो चार्ट बना दे और फिर ये लिख दे कि इसीलिए लड़कियां पैदा होने पर महिलाओं को दोष देना गलत है। ठीक, आ जाओ अब। एकल संकरण क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता की नियम की व्याख्या करो। प्रभाविता का नियम क्या था, ये रहा, लिख दिया है मैंने, मेरी क्लास के लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मैंने, जब 2 विकल्पी लक्षण वाले जनकों को केवल मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में एक प्रभावी कारक उत्पन्न होता है और दूसरा अप्रभावी होता है, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। और ये निष्कर्ष है, आपको निष्कर्ष भी लिखने हैं, लेकिन उसके बीच में आपको क्या करना है भाई, वो चेकर्स बोर्ड बनाना है, यानी कि लंबा बोना शुद्ध लंबा, है ना, उसमें हमने संकरण कराया तो क्या मिले, सारे हमें कैसे मिले थे, लंबे। F1 पीढ़ी ये पूरा बनाना है, मैं रफ में बना रही हूँ, ठीक है। फिर F2 पीढ़ी में जब संकरण कराया तो F2 पीढ़ी वाला आपको बताना है। F1 पीढ़ी में जब संकरण कराया यानी कि T और T में फिर से आपको वही डब्बा बनाना है। तो आप कर लेंगे, इधर ये क्या अनुपात प्राप्त होता है आपको पता है, फिनोटाइप तो 3:1 होता है और जीनोटाइप 1:2:1 होता है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये लिखना है, बीच में ये बनाना है, उसके बाद निष्कर्ष लिखना है। ये 3 पॉइंट लिखना ना भूले, बहुत जरूरी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है डीएनए कुंडलित में कौन सी विशेषता ने, ये भी बिल्कुल सिंपल है, वाटसन और क्रिक। देखो वाटसन क्रिक 2 बार आ गया है, ये मेंडल भी 2 बार आएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों, चैप्टर 5th और 6th तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के नाम पे इनमें भरमार लगी हुई है दोनों में। डीएनए कुंडलित में कौन सी विशेषता ने वाटसन और क्रिक को डीएनए प्रतिकृतन के लिए सेमी कंजर्वेटिव रूप से कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। ये कह रहा है कि डीएनए का जब बात हुई थी कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्धसंरक्षी होता है, तो वाटसन और क्रिक की कौन सी चीज ने इस बात पर बल दिया और कैसे ही वाटसन और क्रिक मॉडल इसमें सहायक है। तो कुछ नहीं, देखो पहले तो हम ये रामायण लिखेंगे, यहाँ पे क्या रामायण लिखेंगे, सारी मैं यहाँ नहीं लिख रही क्योंकि मैं पेपर नहीं दे रही, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, क्या लिखोगे आप पहले कि वाटसन और क्रिक मॉडल की निम्न विशेषताओं के कारण अर्धसंरक्षी विधि में कल्पित करने में सहायता मिली। पहली क्या थी इसमें, उत्तर घ लिख रहे हैं हम। पहला, वाटसन और क्रिक ने अपने मॉडल में यह बताया कि डीएनए के दोनों द्विकुंडलित स्ट्रैंड्स प्रति समांतर होते हैं। इसी कारण तो फिर हमें पता चला कि एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है और एक लीडिंग होता है, क्योंकि एक तरफ तो इधर से उधर जाएगा, है ना, वन शॉट याद आ रहा है, क्लास आ रही है कि एक तो इस तरफ से 5 से 3 की तरफ बनाएगा और एक दूसरा इस तरफ से, दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर है, इसीलिए सेमी कंजर्वेशन वाली। दूसरा भाई सेमी कंजर्वेशन क्यों है, क्योंकि वाटसन और क्रिक ने कहा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना, अनुपूरक वैसे उन्होंने शब्द यूज किया था, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दूसरी सूचना क्या थी, डीएनए और वाटसन के अनुसार, ये चीज आप लिख देंगे, डीएनए में दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। फिर आप ये सेमी कंजर्वेटिव वाली चीज लिख देंगे। इन्हीं 2 चीजों के आधार पर सेमी कंजर्वेटिव परिकल्पना में सहायता मिली कि डीएनए में हमेशा नए डीएनए के संरक्षण में या नए डीएनए के निर्माण में आधा भाग या एक भाग हमेशा
अपेत्रक डीएनए का होता है और इसी प्रक्रिया को अर्धसरक्षी विधि कहते हैं। बस इतना सा लिखना है 3 नंबर के अंदर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा के अंदर? डायग्राम बना सकते हो। क्यों? कौन सा डायग्राम बना सकते हो? वही जिसके बारे में मैं अभी समझा रही थी, ऐसा वाला है ना, जहाँ पे हम एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड को बता सकते हैं। नाम वाम सब लिख लेंगे, आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें आप कर सकते हो भाई। 3 नंबर का क्वेश्चन है अगर, तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हम कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाना है। बस कितने नंबर में? 3 नंबर में। ये अभी जो इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाए थे मैंने कल की ही क्लास के अंदर, उसमें बोला था ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। थोड़ा थोड़ा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आपसे हाथ नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तैसे बना लो हाथ। ठीक है, क्लास के अंदर भी डायग्राम बनाया है तो आप जाके वहां से भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट की बात करें कि जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता करता है। ये क्वेश्चन शायद आपको उलझा सकता है, लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल उलझने की बात नहीं है। भाई जीव विज्ञान आपको संक्रामक रोगों में बचने से कैसे मदद कर पा रहा है? बताओ कैसे मदद कर। आपने ये जो बायो पढ़ी, आपने वो जो चैप्टर पढ़ा मानव स्वास्थ्य वाला, उसमें क्या समझ में आया आपको? तो 2-3 समझ में आई हमें चीजें। तो पहली तो लाइन ये लिख देंगे कि जीव विज्ञान या जैविकी संक्रामक रोगों के नियंत्रण में हमें निम्न प्रकार से, देखो ये लिखने का तरीका है आंसर्स को, ऐसे डायरेक्ट बड़बड़ बड़बड़ आंसर शुरू मत किया करो, है ना। थोड़ी सी वो बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं भाई उसको, एक आधार बनाना पड़ता है ना। कवि जो होता है ना, वो कविता अपनी बोलने से पहले एक समा बांधता है, एक माहौल बांधता है, इसको बोलते हैं आधार बनाता है। वो आधार बनाया करो। तो भाई हम पहले लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में पूछा है कि जैविकी अध्ययन से संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता करता है, तो निम्न प्रकार से हमारी सहायता करता है। पहला, यह हमें रोगाणुओं, रोगजनकों के जीवन चक्र के बारे में, जीवन चक्र के बारे में अध्ययन द्वारा उनसे बचने में मदद करता है। ये लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हो, विभिन्न बीमारियों के, विभिन्न बीमारियों, स्पेशली यहाँ पे संक्रामक रोग लिखा है तो आप जो है संक्रामक रोग लिख सकते हो। विभिन्न संक्रामक रोगों के कारण, निदान, निदान क्या था, उस बीमारी को खोजना, कारण मतलब किस कारण से हो रही है, रोकथाम व उपचार आदि का अध्ययन कर बचने में मदद करता है। भाई सब आपको पता होगा, आपको पता है ये बीमारी इस वजह से फैल रही है, इसके ये लक्षण होते हैं, इससे हम ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो आप सजग रहोगे। ठीक है, तीसरा, विभिन्न प्रकार के टीके, विभिन्न विज्ञान तकनीकों द्वारा रोकथाम, निदान वाला भी लिख सकते हो, विभिन्न विज्ञान की तकनीकों द्वारा विभिन्न रोगों के निदान में सहायक होते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के टेस्ट है, जैसे कि हमने एलाइसा टेस्ट पढ़ा, एड्स वाला, है ना। हमने पढ़ा कि जो है टाइफाइड है उसके लिए विडाल टेस्ट कराते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। मैं लास्ट पॉइंट लिख रही हूँ इसलिए मैं इंपॉर्टेंट वाली चीज लिख रही हूँ। एक पॉइंट और आप ये ऐड कर सकते हो जो मैंने बोला, विभिन्न विज्ञान की तकनीकों द्वारा टीकाकरण, जैसे निमोनिया का, ठीक है, जैसे पीलिया, पोलियो, मलेरिया, है ना। और कौन कौन से हो गए भाई आपके जितने भी हैं, टीबी आदि, और जितनी बीमारी आपको आती है जिसके लिए वैक्सीनेशन में हमने क्लास के अंदर लिखे हैं, टीकाकरण द्वारा
हम संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। ठीक है, आप इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा एड्स है ना, सुजाक है, काफ़ी बीमारियां हमने पढ़ी है। तो एक दो पॉइंट आप लिख सकते हो कि भाई ये जीव विज्ञान हमें कैसे मदद कर रहा है बीमारियों से लड़ने में, संक्रामक रोगों, फैलने वाले रोगों से लड़ने में। तो भाई हमें अध्ययन करवा के, हमें जानकारी देके, यही दो चार चीजें और इसमें आप ऐड कर सकते हैं। एक मैंने और बोला, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं? भाई हमने वो चैप्टर पढ़ा था जैव उर्वरक वाला कि सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में कैसे मदद करते हैं, वो वाला चैप्टर है ये। तो क्या था, ये देखो, यही लिखा था मैंने वहां पे। क्या है, हमने थोड़ा सा भाई उसको मिक्स करके लिखा था, मैंने यहाँ पे और उसको तरीके से लिख दिया है ताकि आप कैसे लिखें। तो भाई सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, जैव उर्वरक कौन कौन से हैं। एक तो राइजोबियम के बारे में पढ़ा था हमने कि राइजोबियम एक सहजीवी, देखो ये पूरा लिखना 3 नंबर में है, कहीं कहीं तो आप अच्छा लिखोगे आंसर, तो जहां नहीं लिख सकते कुछ भी वहां पे तो आप मजबूर हो कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जहां पे बढ़ा सकते हो, टाइम है आपके पास, वहां जरूर बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट ही है। देखो जैव उर्वरक में ये सहजीवी होता है, ये लेग्यूमिनेसी पौधों के अंदर मिलता है, मटर की जड़ों वड़ों में, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये बात थी। उसके बाद हमने मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कुछ जो ये नाइट्रोसोमोनास है, एजोबैक्टर है, ये सब क्या करते हैं, फ्री रहते हैं, ये सहजीवन में नहीं रहते। राइजोबियम तो सहजीवन में रहता है, ये फ्री रहकर मिट्टी के अंदर रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। शायद ये दूसरे या तीसरे लेक्चर की ही बात है, जैव उर्वरक वाला। उसके बाद एक हमने पढ़ा था माइकोराइजा, जिसमें सहजीवन होता है, लेकिन किसके किसके बीच में, कवक और पौधों के बीच में होता है ये, है ना, कवक और पौधे, स्पेशली जिम्नोस्पर्म, मैंने आपको बताया था पाइनस की जड़ों में रहता है ये 2 प्रकार का होता है, ये भी बात की थी, एक्टो वाला और एंडो वाला। ऐसा कवक जो पौधों की अधिचर्म के बाहर, सिर्फ बाहर रहता है, मूल के ऊपर रहता है ना, वहीं पे अपने थ्रेड्स फैला लेता है, अंदर नहीं जाता, और सहजीवन में रहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता रहता है, उसको हम बोलते हैं एक्टो, यानी कि बाहरी माइकोप्लाज्मा। और जो अंदर चला जाता है, ये वलकुट में प्रवेश कर जाता है। ये सब लिख लेना भाई, आपके पास आ जाएगा। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके पास तो PDF आएगी, जो नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेना क्या क्या लिखना है, और अगर नोट्स में आपके पास लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नोट्स में जो बच्चे हैं उनको हमने थोड़ा सा इतना अलग तरह से लिखा हुआ है जो हमारे नोट्स है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से शो किया है क्योंकि हमें आंसर लिखना है, तो अच्छी क्वालिटी के साथ मैंने उसको यहाँ पे लिख के दिया है। वैसे तो आप नोट्स में भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, भाई नील हरित जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, जैसे नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ऑसिलोटेरिया है, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन करके मृदा की उर्वरकता को बढ़ाती है। तो ये सारे सूक्ष्म जीव है जो मृदा यानी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा रहे हैं। तो हमें जैव उर्वरकता पूछा था, वही हम लिख रहे हैं। ये सब बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जैव उर्वरक हैं ये। ठीक है, ये आपका वो जो चैप्टर था सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता वाला मानव कल्याण में, वो वाला है ये चैप्टर। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, बैक्यूलोवायरसेस क्या है। बैक्यूलोवायरसेस ये राजस्थान बोर्ड के अंदर भी था सेम। ठीक है, तो वही जो मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं हमारे बोर्ड का और तुम्हारे बोर्ड का, ऐसे मत किया करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व किया करो। इसमें से ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन आए थे उसी पॉइंट में, राजस्थान बोर्ड के पेपर में भी थे। देखो टॉपिक सेम ही रहेगा, सिलेबस थोड़ी चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है बस। बैक्यूलोवायरस क्या था, बैक्यूलोवायरस वही सूक्ष्म जीवों का योगदान हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाले उस चैप्टर के साथ, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर के साथ आएगा ये। बैक्यूलोवायरस क्या था भाई, बैक्यूलोवायरस कीटों और ऑर्थोपोडा पर आक्रमणकारी रोगजनक है। भाई रासायनिक पदार्थ नहीं यूज करके हमें क्या बताया गया था कि हम जीवों को ही यूज करके फसलों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर सकते हैं, उसी की बात है ये। और ये वाला नाम मैंने कहा था स्पेशली याद रखना। बैक्यूलोवायरस में क्या होता है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस है ये, और ये कीटो और ऑर्थोपोडा, इस पे तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। बैक्यूलोवायरस क्या करता है, ऐसे बीटी कॉटन भी है, लेकिन हमें बैक्यूलोवायरस के बारे में पूछा है तो हमें वो लिखना है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रजाति विशिष्ट होता है, ये स्पेशल प्रजातियों पे आक्रमण करता है, अर्थात केवल लक्ष्य पे, सिर्फ ऑर्थोपोडा और कीट के जीवों पर आक्रमण करता है। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, पौधों को और दूसरे जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता,
ऐसा नहीं ऑर्थोपोडा और कीटों के साथ दूसरों को भी मार रहा है, ऑर्थोपोडा के अंदर ही कीट आते हैं, ये तो आपको पता ही है, इंसेक्ट बहुत बड़ा वर्ग है, ठीक है। तो ये संबंधित पीड़क प्रबंधन द्वारा लाभकारी कीटों के संरक्षण में प्रयास में ये विशेष रूप से लाभकारी है। ये पौधे को भी नुकसान नहीं पहुंचाता और न ही दूसरे कीटों को नुकसान पहुंचाता। एक लाइन और आप यहां लिख सकते हैं, यह पौधों तथा अन्य कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये एक और लाइन आप मेरी तरफ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब सबसे पहले है पीसीआर मेथड, ये भी राजस्थान बोर्ड के पेपर में आई थी पीसीआर, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी राजस्थान बोर्ड के पेपर में आया था। इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, और पराजीवी जंतु। चलो पहले पीसीआर की बात करते हैं। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्लास में ये सब कुछ है, जो मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा हम ऐड कर सकते हैं। ये पीसीआर तो हमने क्लास से ही लिया है पूरा, आपके पास लेक्चर है तो आप उसमें जाके बिल्कुल देख सकते हैं, नोट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ रिस्ट्रिक्शन वाले में मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, इसलिए उसको फिर से लिखा है। ये तो पूरा क्लास वाला ही है, ठीक है। पीसीआर क्या होती है भाई? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, और वांछित डीएनए की पर्याप्त मात्रा में पीसीआर का प्रयोग कॉपी बनाने के लिए, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए हम पीसीआर का यूज करते हैं। ये सारी विधि आपको बतानी है कि ये इन विट्रो है, लैब के अंदर कराई जाती है, ठीक है, प्रयोगशाला परिस्थितियों में कराई जाती है, और 1 अरब तक आप क्या कर सकते हैं? कॉपी तैयार कर सकते हैं डीएनए की। पीसीआर तकनीक 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं इसको, तो इसीलिए इसको लिखना जरूरी है कि कैरी मुलस ने 1980 में सिद्धांत लिखना है आपको। अब देखो, लिखने वाले पीसीआर का पूरा पैराग्राफ लिख देंगे, लेकिन मैंने कहा लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पॉइंट बना के लिखो, अलग ही लेवल होता है ये लिखने का। सिद्धांत, जब डीएनए अणु को उच्च ताप पर, ये उच्च ताप कितना था? तो मैंने आपसे कहा था 92 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और इसमें एक स्पेशल एंजाइम काम में लेते हैं। कौन सा? टैक पॉलीमरेज, जो हम थर्मस इक्वेटिकस से लेकर आए हैं, जिससे दोनों रज्जुकी अलग अलग हो जाते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम दोनों रज्जुकियों की प्रतिलिपि। पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा था? ये ऐड करते जाना जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। 92 से 95 डिग्री पर गर्म करते हैं, एंजाइम लगाते हैं, कौन सा? टैक पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं, जिससे दोनों प्रतिलिपि तैयार कर लेता है, फलस्वरूप मूल द्विरज्जुकी अणु प्राप्त होता है। प्रतिबंध प्रक्रिया को उच्च ताप पर डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से बार बार धोया। और कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है ये? यही टैक पॉलीमरेज। मैंने आपको बताया था हमारा डीएनए पॉलीमरेज तो काम ही नहीं करेगा 92 से 95 डिग्री पे, इसीलिए वो इसका एक डायग्राम भी बना हुआ है बुक के अंदर, डायग्राम जरूर बनाएं, डायग्राम जरूर बनाएं। और मैंने क्लास में भी बनवाया है, और क्लास में मैंने उसको लेबल भी करवाया है। एनसीईआरटी में तो क्या लेबलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है 1-2 जगह, और 1-2 जगह खाया हुआ शब्द भी है। आप मेरी क्लास देखें इस चैप्टर की, आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया है प्रतिबंधित एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूछा हुआ है। क्या करते हैं? इनको आणविक कैची भी कहते हैं, ये नाम जरूर ऐड करें यहाँ पे। स्पेशल चीजें भी मैं बता रही हूँ, सब कॉपी नहीं करना है, ठीक है। क्या? प्रतिबंधित, ये डीएनए के विशेष स्थलों पर काटता है। और एक बार ये सवाल पूछा हुआ है शायद बिहार में, कि ये डीएनए के किस स्थलों पर काटता है। तो विशेष स्थल तो होते हैं, लेकिन वो पॉलिंड्रोनिक होते हैं। पॉलिंड्रोनिक बताया था ना मलयालम शब्द से, मलयालम है ना, इधर से रीड करो या इधर से रीड करो, सेम आते, पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, और ये चीज लिखनी भी है। केवल द्विसूत्री डीएनए पर कार्य करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिख दो, इन्हें आणविक कैची भी कहा जाता है, आणविक कैची, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ये स्पेशल चीजें नोट और हाईलाइट जरूर करें, अंडरलाइन करें उसको। ये केवल द्विसूत्री डीएनए पर, इन्हें आणविक कैची या रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। 63 में इसको एंजाइम को किया था। सबसे फर्स्ट कौन सा किया था? हिंड। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखे। जीवाणु, ये वाली भी चीज, 230 प्रकार के बैक्टीरिया से हमने अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधित एंजाइम्स जो है वो क्या कर चुके हैं? पृथक कर चुके हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी लिखना है हमें। कौन कौन से? पहला
एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्या थे, जो डीएनए को सिरों से काटते हैं, ठीक है। और एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, जो बीच से काटते हैं। अच्छा, इसमें एक और आप चीज ऐड कर सकते हो, वो स्टिकी एंड्स वाली। एक तो ब्लंट एंड वाली थी, है ना, कि ये कुछ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो ब्लंट एंड्स काटते हैं, और एक होते हैं स्टिकी एंड्स, ऐसे वाले। याद आ रहा है क्लास में से कुछ, थोड़ी क्लास की मदद ले, है ना। तो ये वाली चीज भी आप लिखें बिल्कुल, अगर आपके पास समय है। ब्लंट एंड्स वाली, ब्लंट एंड्स, स्टिकी एंड्स बना के लिख दें। अगर देखो लिखने का समय नहीं है, डायग्राम, ये वाला डायग्राम दोनों बने हुए क्लास में बनाए भी हैं, ठीक है, आप उसको जो है बना सकते हो। बस इससे एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पता है, दोनों चीजें नहीं है, इतना समय नहीं है कि लिखो भी और बनाओ भी, तो एक बार डायग्राम बना दो, ठीक है। चलो, तो डायग्राम भी हो जाएगा इसके साथ एक। एक्सोन्यूक्लियस सिरों पे काटते हैं और ये बीच में काटते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगर हम पारजीनी जंतु यानी जीएमओ ऑर्गेनिज्म के बारे में बोल रहा है ये। नेक्स्ट, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण देना है। अब एक नहीं, मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं, मतलब 2-4 लिख दिए हैं, क्लास में तो और भी करवाए हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने 2-3 लिख दिए हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा वो वैसा लिख लेगा, ठीक है। आ जाओ, अब पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, तो हमने कहा था ऐसे जीव जिनके शरीर में दूसरे का जीन डाल दिया जाता है, रूपांतरित कर दिया जाता है, उन्हें पारजीनी जंतु, जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उन्हीं के बारे में, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल भी है, दोनों नाम इन्हीं के हैं, तीनों मतलब जीएमओ, पारजीनी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल, इंग्लिश में लिखा हुआ है पर हिंदी वाले भी इसको देखें। इसमें क्या किया जाता है, इस हेतु ट्रांसफेक्शन विधि का उपयोग किया जाता है। जंतुओं की कोशिका में तथा भ्रूणों में डीएनए खंड को प्रवेश कराया जाता है, एक किसी का डीएनए किसी दूसरे की कोशिका में प्रवेश करा देते हैं, ठीक है। और ट्रांसजेनिक, हमने सबसे ज्यादा क्या बनाए हैं इसमें, ये भी लिख सकते हो ये लाइन। अभी तक सबसे ज्यादा पारजीनी जंतु बनने वाले कौन से हैं, चूहे हैं, ये बात हमने कही थी। जंतुओं में जीन स्थानांतरण की क्या उद्देश्य है, किस वजह से हम ये बनाते हैं, इसी का भाग है भैया। आनुवंशिक रोगों के उपचार के लिए कर रहे हैं हम ये, है ना, अलग अलग प्रकार की बीमारियों का सॉल्यूशन करने के लिए, जिसको हमने डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ा है। जंतुओं में पारजीनी प्रोटीन उत्पादन करके लिए इंसुलिन बनाने, है ना, ऐसे हम आलू बताया था मैंने, शुगर फ्री आलू बना रहे हैं, है ना, ऐसा गेहूं बना रहे हैं जिसमें वो गोल्डन राइस याद आ रहा है, गोल्डन राइस, लेकिन गोल्डन राइस थोड़ा सा पौधों के अंदर आ गया, हमें जंतुओं के बारे में पूछा है। हमने ऐसा दूध बना दिया जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, विटामिन ए की मात्रा ज्यादा है, ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा था। जंतुओं में दूध, मांस आदि उत्पादन में सुधार के लिए कर रहे हैं। अब उदाहरण देना है आपको, ये चीज तो लिखनी ही लिखनी है। उदाहरण जो है आप इनमें से जो आपको समझ में आए वो लिख सकते हो। ये 4 उदाहरण है, एक और है नीचे। सामान्य कार्य की, ये देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप लिखना चाहते हो कोई अच्छा वाला एग्जाम्पल, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा ये वाला या ये वाला। वो वाला इतना कारगर नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। एक देना है आपको तो आप एक ही देंगे, एक साथ फ्री नहीं, उससे भी गलत इंप्रेशन पड़ता है। जंतु उत्पादन जो है पहला वाला, ये देखो रोगों के उत्पादन में हमने क्या किया है भाई, इसकी मदद से काफी बीमारियों में हमने क्या किया है, अल्जाइमर, फाइब्रोसिस, ऐसी बीमारियों का इलाज करने के लिए पहले हमने जीवों पे एक्सपेरिमेंट किए, है ना, पारजीनी जंतु बनाया, स्पेशली मैंने कहा चूहों पे, है ना। जैव उत्पादन में मानव रोगों और उनके सुधारों के लिए हमने जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जैसे मार्केट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, उसको नॉर्मल आदमी जो है वो क्या नहीं कर पा रहा, खरीद नहीं पा रहा है, तो हम उसको किसी जीव के अंदर डाल देते हैं उस जीन को, जिससे कि उसके दूध में, उसके मीट में ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाए। अत्यधिक महंगे उत्पाद ट्रांसजेनिक जंतुओं की अच्छी मात्रा उत्पन्न किए जाते हैं। ये वाला एग्जाम्पल वो जे इसके साथ ही है भाई, जैव उत्पादन के साथ ही है, ये सब भी हमने क्लास में लिखा है। क्लास में हमने थोड़ा सा एक साथ लिखा था, इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिए हैं, ये थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको क्लास से, नोट से। यहाँ पे मैंने आंसर के हिसाब से, देखो जब हम नोट्स लिखते हैं तो हमारा तरीका अलग होता है, लेकिन जब हम उसी नोट्स को आंसर लिखने जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए, और यही चीजें मैं आपको बता रही हूँ मॉडल पेपर के साथ साथ। अब यहाँ पे पॉइंट अच्छा लग रहा है ना देखने में,
बिल्कुल अच्छा लग रहा है एकदम, आप अंडरलाइन कर दोगे किसी से तो एक इंप्रेशन अच्छा जाएगा, ठीक है। और ये सब हमने पढ़ा था कि हमने गायों के दूध में और है ना अल्फा ट्रिप्सिन और ये सारी चीजें, लैक्टोफेरिन और फिनाइल कीटोनूरिया, फाइब्रोसिस, इसके उपचार के लिए हमने दूध वगैरह में प्रोटीन बढ़ा दिया, दूध में विटामिन ए, है ना, सारा चीजों का जो है हमने क्या किया, बीटा कैरोटीन के बारे में पढ़ा था। इन सब चीजों से हमने ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल उत्पन्न कर दिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, निम्न में अंतर कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का सीधा बिल्कुल एनसीईआरटी में इसी चैप्टर के जब मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए थे, इस चैप्टर के जो हर चैप्टर के एंड में मैं करवाती हूँ, शायद चैप्टर नंबर 13 है ये, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन चैप्टर नंबर 13 है जिसमें अनुकूलन वगैरह है, उसी में एनसीईआरटी के पीछे का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये दोनों शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, जिसको हाइबरनेशन और एंड एस्टिवेशन भी कहते हैं, क्या है, क्या थी शीत निष्क्रियता। कुछ जीव अत्यधिक ठंड के कुप्रभाव से बचने के लिए अपने आप को कुछ समय के लिए निद्रा अवस्था या निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, इसे शीत निष्क्रियता या शीत निद्रा कहते हैं, हाइबरनेशन। जैसे मैंने आपको बताया था छिपकलिया वाला, 2-3 बार एग्जांपल दे दिया था ये तो। उसके बाद हाइबरनेशन, ये तो एनसीईआरटी का है, आपको मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैंने करवाए थे तब करवाया था, ये इसी चैप्टर के एनसीईआरटी का है। ग्रीष्म, गर्मियों में ऐसे जीव जो गर्मी के कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ समय के लिए निद्रा अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, उनको एंड एस्टिवेशन कहते हैं, जैसे कि मेंढक, एम्फीबिया है ना, गर्मियों में नहीं दिखाई देते, बारिश में ही दिखाई देते हैं। ये क्या था, बाहरी व आंतरिक, जिसको एक्टोथर्मल और एंडोथर्मल भी कह रहे हैं। इसी को और किस नाम से जानते हैं, हो सकता है ये नाम से नहीं और किसी और नाम से पूछ ले, समतापी और असमतापी के नाम से भी पूछ सकते हैं। क्या था, अब कुछ याद आ रहा है, पोकिलोथर्मल, होमोथर्मल। एक्टोथर्मल क्या थे, एक्टोथर्मल वो थे जो ठंडे, जिनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं हम, है ना, ठंडे खून के प्राणी, इसका दूसरा नाम, 3 नाम हो गए अब, एक्टोथर्मल 4 हो गए, एक्टोथर्मल, बाहरी उष्मोशोषी, असमतापी ये है, ठीक है, समतापी एंडो वाले हैं, ठीक है। ठंडे खून के प्राणी कहते हैं इनको। ये क्या करते हैं भाई, इनका शरीर का तापमान बदलता रहता है, पर्यावरण के अनुसार बदलता है। उदाहरण दे दो, जैसे आपके सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया हैं, मछलियां हैं। इधर ये हो गए एंडो वाले, एंडो वाले में क्या होते हैं, इसका जस्ट उल्टा, इनको गर्म खून के प्राणी कहते हैं, ठीक है। ये शरीर का तापमान नियत रहता है इनका। सरीसृप, इनमें कौन आ जाते हैं, आपके मैमल्स, पक्षी, ये सब एंडोथर्मिक है, ठीक, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, दोनों ही। एनसीईआरटी का और है तो बिल्कुल आपने अगर बुक के क्वेश्चन करे हैं तो आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है दीर्घ प्रकार के क्वेश्चन आ गए हैं भाई, लॉन्ग टाइप के, बिल्कुल सिंपल, वही इंपॉर्टेंट डायग्राम के अंदर बताया था। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, कर लोगे। नर जनन तंत्र का चित्र बनाना है, सारी रामायण जपनी है, क्या क्या होता है भाई, शुक्राशय होता है, वृषण होता है, सब कुछ होता है, वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। जो पूछा है ये मैंने करवाया है आपको, किसमें, एमसीक्यूज के अंदर, मुझे सब याद रहता है मैंने कब कहाँ क्या करवाया है। और इसका जो आपका कल जो मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला बताया था उसमें भी बोली थी ये चीज कि शुक्राणु जो है वो अधिवृषण के अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर संचित रहते हैं। बाकी ये रामायण तो आप लिख देंगे, या फिर दूसरा है आपके पास ऑप्शन, पुष्पीय पादों में लघु बीजाणु जनन बताना है। अब ये बताओगे कैसे, वो डायग्राम याद है, वो डायग्राम याद है, ऐसा वाला बटरफ्लाई, परिपक्व वाला बनाना, बट यहां से फटी हुई है वो वाला। और फिर यहाँ पे आप क्या बता दोगे, एक एमएमसी बता दोगे,
क्लास में हमने किया है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उसमें आपको क्या बताना है, अर्धसूत्री विभाजन बताना है। तो उससे क्या बन जाएगी, 2 प्राइमरी माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। उससे फिर क्या बन जाएंगे, 4 चतुष्क बनता है ऐसा, 3 सामने और एक पीछे रहता है, और फाइनली फिर वो टूटता है तो उससे परागकण बनता है। तो आपको परागकण की संरचना भी, ये सारा चित्रों में भी बताना है आपको, इस तरह से ये बनानी है। इसमें से एक निकाल के उसमें विभाजन बता के ऐसा आपको लघु बीजाणु चतुष्क बताना है, और लिखना भी है भाई, वर्णन करने को बोला है, क्या क्या होता है सब हमने क्लास के अंदर किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आनुवांशिक कूट क्या है, आनुवांशिक कूट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट। फिर मैंने कहा चैप्टर नंबर 5 और 6 तो बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत फेमस क्वेश्चंस है। आनुवांशिक कूट क्या है और इनकी क्या विशेषता है, ये बता देती हूँ, मैं आपको लिख के लाई हूँ। देखो ये पूरा क्लास से लिया है, क्लास में सब कुछ मिल जाएगा। डीएनए उपस्थित नाइट्रोजन का वही प्रोटीन संश्लेषण की आनुवांशिक कूट कहलाते हैं। ठीक है, आनुवांशिक कूट क्या है, वो कोड जो किसी प्रकार की प्रोटीन को बनाते हैं, और इसकी विशेषताएं बतानी है कि ये 3 के रूप में होते हैं। 61 है, टोटल 64 होते हैं, लेकिन उसमें से 3 जो है वो स्टॉप कोडोन है, 61 ही काम में आते हैं। 3 को हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। ये अमीनो अम्ल को बनाते हैं, ये असंदिग्ध होते हैं, मतलब एक प्रकार का कोडोन केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को बनाता है। ठीक है, अपहासित डीजनरेटेड होते हैं, एक प्रकार का अमीनो एसिड एक से अधिक प्रकार के कोड द्वारा बनता है। मैंने लड़का लड़की का एग्जाम्पल देके समझाया था कि ये जो कोड है, ये तो लड़का है, ईमानदार है, ये इसने कहा जीवन भर एक ही लड़की के साथ रहूंगा, लेकिन ये अमीनो एसिड लड़की है, ये बोलती है इसने 2-3 लोगों से और फ्रेंडशिप कर रखी है। ऐसे करके मैंने समझाया था, अगर आपको याद हो। ये सब क्लास से लिया हुआ है, आप बिल्कुल आपको नोट्स के अंदर मेरी क्लास के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर ये है आपका 6, वंशागति वाला। जीवाणुओं में क्या होता है भाई, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल है, इसीलिए हम जीवाणुओं के डीएनए से हमारा इंसुलिन बना पा रहे हैं, क्योंकि सबके लिए एक कोडोन है, ये यूनिवर्सल है। आपके अंदर जो AUG मिथायोनिन बना रहा है, वो दूसरे के अंदर भी मिथायोनिन ही बना रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो। इनको कोमा रहित प्रदर्शित करते हैं, बीच में कोमा नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरा समापन कोडोन की बात करनी है। 3 समापन कोडोन है जो आते हैं तो जो हमारा अनुलेखन है वो बंद हो जाता है। स्टॉप कोडोन्स, नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं इनको, अनर्थक कोडोन भी कहते हैं। और इनिशिएशन कौन है, AUG, जो मिथायोनिन को कोड करता है। ठीक है, ये 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम। दोबारा आ गया है भैया, मैंने कहा चैप्टर 5 और 6, ऊपर भी चैप्टर और 5 और 6 के बहुत मेंडल का प्रयोग, प्रभाविता का नियम भी ऊपर पूछा हुआ है। ये दूसरा वाला आ गया है, तो पहले वाले से ही वही TT वाला, इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ भाई। मेंडल ने जो पहले किया था लंबे और बोने में, उससे 2 नियम दिए थे, एक प्रभाविता का नियम और एक पृथक्करण का नियम। पहला प्रभाविता ऊपर पूछ लिया, वही चेकर्स बोर्ड आपको बनाना है पूरा। ठीक है, और दूसरा वाला नियम लिखना है, या पृथक्करण का नियम। क्या था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण के नियम के अनुसार मेंडल ने क्या कहा था, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के अंदर प्रत्येक एलील एक दूसरे से पृथक हो जाता है, कभी भी एलीलों का सम्मिश्रण नहीं होता, तथा यह पुनः एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से मिलने के लिए क्या रहते हैं, अनिर्भर रहते हैं, मीन्स एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्लास दे सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, पृथक्करण का नियम लिखना है। अब इसको दूसरा नाम भी है इसका, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई पृथक्करण का नियम समझाई किस पे रहा है, शुरुआत ही यहीं से करा है, युग्मकों की। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि युग्मकों निर्माण की प्रक्रिया में दोनों एलील एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, जिससे युग्मक अपने आप की शुद्धता को बनाए रखते हैं। ये लाइन लिखनी है, ऊपर नियम लिखना है, नीचे ये लाइन लिखनी है। चेकर्स बोर्ड जरूर बनाना है, TTT का स्पेशली बोला हुआ है। इसमें द्विसंकरण संकरण मत बना देना भाई, पहले TT वाले से ही दोनों नियम आ गए थे, स्वतंत्र अपयु वाला द्विसंकरण से आया था। अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुकूलन वाला, पर्यावरण वाले चैप्टर से आया है। कार्य की अनुकूलन बताए थे आपको, शारीरिक अनुकूलन बताए थे,
है ना, कि कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। रेगिस्तान में जो जीव रहता है उसमें अलग प्रकार के अनुकूलन है, ठंडे प्रदेशों में जो जीव रहते हैं उनमें मोटी त्वचा पाई जाती है फैट की, है ना। जो शीत निंद्रा, ग्रीष्म निंद्रा, ये सब अनुकूलन के अंदर ही पढ़े थे हमने। कार्य के अनुकूलन भी पढ़े थे, फिजियोलॉजिकल, है ना। आपको बताया था पसीना आता है, गर्मियों में पसीना आता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, सर्दियों में हड्डियां दूझने लग जाती है, ब्लड वेसल्स फूल जाती है, पहाड़ों पे जाते हैं, वो पहाड़ वाला भी अनुकूलन के अंदर था, कार्य की अनुकूलन। पहाड़ी तुंगता, पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं या हम जाते हैं तो हमारा पहले 2-3 दिन हमें घबराहट होती है, उसके बाद हमें रिलैक्सेशन, ये सब अनुकूलन के अंदर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति कैसी होती है। बहुत सारे कारण थे, ठीक है। अतिदोहन चीजों का, आवास संबंधी, ये भी हमने क्लास के अंदर किया है ना। चीजों का एक्सेसिव दोहन जो है वो जैव विविधता का भाई क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। आवास संबंधी, जीवों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। वो विदेशी जातियों का, ये भी पढ़ा था हमने, विदेशी जातियां आ रही हैं, जैसे कि हमने जलकुंभी का एग्जाम्पल लिया था, लेंटाना कैमरा का एग्जाम्पल लिया था, कि ये सब आ रही हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारे नॉर्मल जो लोकल स्पीशीज है उनको उगने नहीं देती, इन सब की बात की थी, ठीक है। ये सारा अतिदोहन के मुख्य कारण चैप्टर के शायद लेक्चर 2 के अंदर ही है क्षति, और एनसीईआरटी में भी दूसरे या तीसरे पेज पे ये मिल जाएगा आपको क्षति वाला। फिर आ जाते हैं चौथे खंडे में 4-4 नंबर के क्वेश्चन है ये। देखो फिर से आ गया डीएनए, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 और 5वां तो भूल के भी मत भूलना, ये अभी से मैं बता रही हूँ। यूपी बोर्ड का पेपर है तो यूपी बोर्ड वाले सुन ले एक बार के लिए, और दूसरे बोर्ड में भी देखो। राजस्थान बोर्ड का तो अलग थोड़ा सा फॉर्मेट है, उनके फिक्स है, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन देने हैं उनको, चाहे एक छोटा एक बड़ा, एक ऑब्जेक्टिव, कैसा भी। राजस्थान बोर्ड वाले का थोड़ा सा पेपर पैटर्न बहुत आइडियल होता है, उसको पहचान सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यूपी वालों में ऐसा नहीं है, लेकिन ये देखो चैप्टर 5th और 6th की भरमार है। डीएनए की अर्धसंरक्षी विधि बताओ, ठीक है, किसने सिद्ध की थी ये बताना है, और प्रयोग और विस्तार बताना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 से है ये। उन्होंने वो N4 वाला, भाई आपको याद आ रहा है क्या, नाइट्रोजन वाला, वो नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 लेके उन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया था, है ना, अर्धसंरक्षी विधि निकाली थी मेंसल ने, ठीक है। तो ये वाला पूरा आपको बताना है, अर्धसंरक्षी विधि क्या है, वो उनका एक्सपेरिमेंट, वो डायग्राम, सब कुछ। उसके बाद बैक्टीरिया में अनुलेखन, ये भी कौन है, चैप्टर नंबर 6 है ये भी। अनुलेखन की प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन की, जो 1 शॉट आप देखेंगे इस चैप्टर का बन चुका है। तो आपको वहां पे मैंने बताया है कि भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में पूछा है, मतलब प्रोकैरियोट में पूछा है, और वहां पे मैंने बताया है कि प्रोकैरियोट में कितना लिखना है, यूकैरियोट में कितना लिखना है। यूकैरियोट की बात जब हम करेंगे तो हम वो मोनोसिस्टोनिक और प्रोसेसिंग की बात हमें करनी है। जब हम प्रोकैरियोट के बारे में पूछेगा तो आपको प्रोसेसिंग वगैरह कुछ नहीं लिखनी है, कि वो HN बनता है, HN में इंट्रॉन एक्सॉन्स बनते हैं, उनमें हम पुच्छदन और कैपिंग करते हैं, वो यूकैरियोट में लिखनी है। यहाँ पे सिर्फ प्रोकैरियोट लिखना है, ट्रांसक्रिप्शन बताना है आपको कि कैसे डीएनए से mRNA बना, बस इतनी विधि और उसका डायग्राम, यही चीज लिखनी है। प्रोसेसिंग वगैरह यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि वो यूकैरियोट में होती है। 1 शॉट देखे, क्लास देखी होगी आपने, वहां पे अंतर बताया है मैंने, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अनुलेखन में क्या अंतर है, तो आपको सिर्फ प्रोकैरियोट का लिखना है, ठीक है। चलो हो गया पेपर सॉल्व, बधाई हो, मिठाइयाँ बांट दो, भाई पेपर सॉल्व हो गया है। तो आज का हमारा जो यूपी बोर्ड का पेपर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको मजा आया हो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। क्लासेस देखिए, और कुछ तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसकी मदद आपको जरूर मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट किसी अच्छी स्पेशल क्लास के साथ, तब तक के लिए